नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, पीएम बोले भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने 2 बच्चों का नियम हुआ समाप्त, चुनावों में नया बदलाव। अजीत पवार के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, बोले पहले आप करें आत्ममंथन। बंगाल चुनाव से पहले अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान, बीजेपी को बताया सांप। और चुनाव में धांधली का आरोप, प्रियंका चतुर्वेदी बोली चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पीपर हवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत और धरोहर वापस लौटी है। अब भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने इस पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने इसे अत्यंत प्रेरणादायी और सौभाग्यपूर्ण अवसर बताया। पीएम ने कामना की है कि भगवान बुद्ध का आशीर्वाद दुनिया में शांति और सद्भाव लाए। उन्होंने प्रदर्शनी स्थल किला राय पिथौरा को भारत के गौरवशाली इतिहास की प्रतीक भूमि बताया। उन्होंने कहा कि इन अवशेषों का भारत से बाहर जाना और फिर लौट कर आना गुलामी के दौर की कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। गुलामी ने न सिर्फ देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि विरासत को भी तबाह किया है। उन्होंने बताया है कि गुलामी के कालखंड में ये पवित्र अवशेष भारत से छीन लिए गए थे। करीब 125 साल तक ये देश से बाहर रहे और बाद में इन्हें नीलाम करने का प्रयास हुआ। पीएम मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध के अवशेष भारत की सभ्यता और आस्था का अभिन्न हिस्सा है। भगवान बुद्ध का ज्ञान और मार्ग पूरी मानवता के लिए है। पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। तेलंगाना विधानसभा में स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े एक अहम कानून में बड़ा बदलाव किया गया है।
विधानसभा ने शनिवार को 2 बच्चों के नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। अब 2 से अधिक बच्चों वाले लोग भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले यह नियम उम्मीदवारों की पात्रता पर रोक लगाता था। पंचायत राज मंत्री दानसारी अनुसुया सीताक्का ने तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया। उन्होंने बताया है कि यह नियम वर्ष 1994 में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था। उस समय इसे खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने का उपाय माना गया था। सरकार ने करीब 30 साल पहले इस नीति की समीक्षा की थी। मंत्री दानसारी अनुसुया सीताक्का ने बताया है कि तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में प्रजनन दर घटकर 1.7 रह गई है। उन्होंने ये कहा है कि यदि ये दर इसी तरह बनी रही तो राज्य के दीर्घकालिक हितों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की राय को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। घटती प्रजनन दर में संतुलन लाने के उद्देश्य से तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम 2018 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था। सदन में चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिंपरी चिंचवड नगर निगम चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नगर निगम में भ्रष्टाचार और कर्ज के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कहा है कि आरोप लगाने से पहले पवार को आत्ममंथन करना चाहिए। चौहान ने चेताया है कि अगर भाजपा आरोप प्रत्यारोप शुरू करती है तो पवार के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि पवार किस पार्टी को निशाना बना रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की बात कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि ये बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक मकसद से दिया गया प्रतीत होता है। उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन को विपक्ष पर भारी होने का संकेत भी दिया है। 15 जनवरी को निगम चुनाव होने जा रहे हैं और कई जगह भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इस बीच अजीत पवार ने नगर निकाय चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक दोषी साबित ना हो किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। पवार ने खुद पर लगे 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोप का भी हवाला दिया। एनसीपी द्वारा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भाजपा और महायुति पर निशाना साधने का माध्यम माना है। राजनीतिक हलकों में यह बयानबाजी आगामी चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकती है। चुनाव के करीब आते ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को घेरा है। अलीपुर द्वार में एक घटना कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा की तुलना सांप से कर दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाजपा एक सांप की तरह है जो मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि अगर आप अपने आंगन में 1 या 18 सांप पालेंगे तो वे आखिरकार काटेंगे ही। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया है कि इस बार अलीपुर द्वार में कोई सांप न रहने दिया जाए। उनका बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी ने खुद को भाजपा से 10 गुना ज्यादा जिद्दी बताया। कहा है कि भाजपा इसी तरह के दबाव और जिद के सामने झुकती है। टीएमसी सांसद ने लोगों से अपील की है कि आने वाले चुनाव में ईवीएम के जरिए भाजपा को जवाब दे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा संविधान बदलने की मंशा रखती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। टीएमसी नेता के इस बयान को भाजपा के खिलाफ आक्रामक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में चुनाव खुलेआम चोरी किए जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में धांधली हो रही है और राज्य चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को बंद कर देना चाहिए। प्रियंका ने आरोप लगाया है कि आयोग अब भाजपा कार्यालय से काम करा रहा है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर भी आरोप लगाए हैं। कहा है कि निकाय चुनाव में खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को भी उठाया। प्रियंका ने इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताया और कहा इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे पहले कफ सिरप से हुई मौतों को भी दबाने की कोशिश की गई थी। प्रियंका ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाबदेही तय करने की मांग की है। आईपीएल से जुड़ा एक फैसला अब सियासी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। भाजपा नेता संगीत सोम ने इसे सनातनियों और हिंदुओं की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से शाहरुख खान को भी संदेश मिल गया होगा कि भारत में रहकर सनातनियों के खिलाफ जाना सही नहीं है। भाजपा नेता ने यह भी कहा है कि देश के लोगों ने ही शाहरुख खान को पहचान दिलाई है। संगीत सोम ने दावा किया है कि भारत में सनातनी समाज की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके बयान ने खेल और राजनीति के टकराव को और गहरा कर दिया है। दरअसल मुस्तफिजुर को केकेआर में शामिल किए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। भाजपा और शिवसेना के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। धीरे धीरे ये मामला राजनीतिक रंग लेता चला गया। विवाद बढ़ता देख बीसीसीआई ने इस पर एक्शन लिया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश भी दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति भी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर में हुई आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुई बोली की होड़ में केकेआर ने उन्हें अपने नाम किया था, लेकिन खरीद के बाद से ही केकेआर और शाहरुख खान विवादों के घेरे में आ गए थे। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विल स्मिथ पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। वायलेंट प्लेयर ब्रायन किंग जोसेफ ने स्मिथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अदालत का रुख लिया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद अब विल स्मिथ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अभिनेता ने अपने वकील के जरिए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्मिथ का कहना है कि उन पर लगाए गए इल्जाम पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने साफ किया है कि सच्चाई उनके पक्ष में है। अभिनेता इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। विल स्मिथ के वकील एलन ग्रोडस्की ने कहा है कि आरोप तथ्यहीन है और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बताया है कि अभिनेता इन दावों का उचित कानूनी जवाब देंगे। आपको बता दें कि ब्रायन किंग जोसेफ ने लॉस एंजलिस में अदालत में स्मिथ और उनकी मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। जोसेफ का कहना है कि मार्च में लास वेगस में टूर के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। उन्होंने यौन उत्पीड़न के साथ साथ बदला लेने और गलत तरीके से नौकरी से हटाने का भी आरोप लगाया है। ये टूर बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी 2025 के नाम से आयोजित किया गया था। फिलहाल इस मामले पर अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज की सबसे बड़ी खबर कप्तान शुभमन गिल की फिट होकर वापसी है। साउथ अफ्रीका दौरे पर चोट के कारण गिल सीरीज से बाहर थे, जहां केएल राहुल ने कप्तानी संभाली थी। अब शुभमन गिल पूरी तरह फिट होकर टीम की कप्तान संभालेंगे। चयनकर्ताओं ने मजबूत और संतुलित टीम चुनी है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण देखने को मिला है। इस सीरीज को आगामी बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि श्रेयस अय्यर की उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। उन्हें अभी तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो सीरीज शुरू होने से पहले फिट हो जाएंगे।
टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी से बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने 2 शतक लगाकर 302 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। रोहित शर्मा ने भी उसी सीरीज में 2 अर्धशतक जड़े थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शुभमन गिल यानी कि कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल को जगह मिली है। ये सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी। दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में होगा। फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।